हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेशन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी स्टेट से हो। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट का आप पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट देना चाह रहे हो, तो उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। अगर आप एसएसटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देखो, राजनीतिक सिद्धांत से, इसमें टॉपिक वाइज है किस किस पार्ट से कितने क्वेश्चन है। देखो, राजनीतिक सिद्धांत से सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं पूछा जा रहा है। पहला कथन है, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मूल्य और तथ्य में परस्पर संबंध स्थापित करता है। ठीक है। दूसरा है, कौन सही नहीं पूछा जा रहा है, तो सही है। उत्तर व्यवहार राजनीतिक सिद्धांत सजातीय केंद्रित होता है। अगला है, उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत कार्य और प्रासंगिकता से संबंधित है, ये भी सही है। उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तनोन्मुखी होता है, ये भी सही है। तो गलत पूछा जा रहा, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, सकारात्मक उदारवाद का निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं है। ठीक है, कभी कभी आपको नहीं, आप इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कभी आप नहीं नहीं पढ़ पाते हो, तो उसी से आपके एग्जाम में आंसर गलत हो जाता है क्वेश्चन का। तो इसीलिए बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। तो देखो, कल्याणकारी राज्य बिल्कुल है, नैनी छोटा राज्य ये भी है, नैतिक माध्यम के रूप में राज्य ठीक है, लघु या मिनिमल राज्य ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, सकारात्मक उदारवाद की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार से, राज्य एक नैतिक तथा कल्याणकारी संस्था है, छोटे राज्य में विश्वास है। और समर्थक कौन कौन है, जे एस मिल है, टी एच ग्रीन है, लास्की है और टोनी है। ठीक है। अगला, रॉल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित है। तो रॉल्स की जो न्याय की संकल्पना किस पे आधारित है, ऑप्शन है वितरण सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, सब पद्धति, अंतर सिद्धांत। तो डिफरेंशिएट थ्योरी अंतर सिद्धांत पे है, ऑप्शन नंबर सी। इनकी फेमस बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, ये भी टाइम भी आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो, न्याय उन्होंने क्या, समान समान स्वतंत्रता का सिद्धांत और सामाजिक आर्थिक विषमता का सिद्धांत, इसके अंतर्गत राजनीतिक और नागरिक अधिकार शामिल हैं। और इसके अंदर जो है समाजी और आर्थिक में भेद मूलक और अवसर की समानता। रॉल्स इसके अंतर्गत आय एवं संपत्ति के वितरण को रखते हैं। इसके अंदर रॉल्स ने सत्ता एवं पदों के वितरण को रखा है। यस, रॉल्स के न्यायिक पद्धति के क्रियान्वयन के पहलू पर नजर डाली जाए तो यह इस क्रम में लागू होगा। सर्वप्रथम ये लागू हो, रॉल्स ने पहले में, ठीक है, चीज़ों को वितरण में शामिल किया। उन चीज़ों को लेकर लगभग प्रत्येक समाज में थोड़े बहुत संघर्ष है, तनाव के बावजूद एक सामान्य सहमति पाई जाती है। असल समस्या के क्रियान्वयन को लेकर है, क्योंकि इनके वितरण को लेकर प्रत्येक समाज में व्यापक संघर्ष तथा तनाव देखने को मिलता है। रॉल्स ने आय एवं संपत्ति के असमान वितरण को इस शर्त पर उचित ठहराया है कि उससे हीनतम को अधिकतम लाभ होगा। रॉल्स ने न्याय के वितरण की समस्या माना है, फिर भी उससे अपने न्याय सिद्धांत के क्रियान्वयन के क्रम में सबसे अंत में लागू करने की वकालत की, क्योंकि उसने वितरण की समस्या का समाधान भेद मूलक डिफरेंस प्रिंसिपल में दिखाया। अतः इससे सिद्ध होता है कि रॉल्स का न्याय सिद्धांत भेदमूलक सिद्धांत पर आधारित है। अगला है, विचारधारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष हुआ था। तो 1797 में। इस आपको ये सब जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लो। ठीक है, और ये इस किसने इस वर्ड को बोला था। देखो, विचारधारा शब्द अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द आइडियोलॉजी से, इसका पहली बार प्रयोग 23 मई 1797 को एक फ्रेंच सिद्धांतवेत्ता डेस्ट्रूट डी ट्रेसी द्वारा किया। ये भी क्वेश्चन आया है कि इस विचारधारा वर्ड को किसने कॉइन किया है। इनका नाम और ये टाइम के साथ आप लिख लो।
आगे है, साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुकूलित किया है? तो ये किए थे माओ से तुंग ने। अगला है, यह किसका कथन है कि संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण परिवर्तन में दुर्लभ था, सामाजिक प्रक्रिया विश्लेषण राजनीति में सिद्धांत में तुलनात्मक इतिहास दृष्टिकोण में दुर्बल था? तो ये बोले थे हंटिंगटन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मवाद की व्याख्या की है? तो डब्ल्यू सी रून सीमैन ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने मानवीय व्यवहार को अनिवार्य इंजीनियरिंग अमुखीकरण देने का प्रयास किया था? तो संप्रेषण का सिद्धांत ने किया था। और ये कार्ल डुइस का ये बुक याद रखना, नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में कौन सा उदारीकरण का तत्व नहीं है? ठीक है, तो 3 तत्व उदारीकरण के एक नहीं है, विनियमन है, नौकरशाहीकरण है, अपनियोजन है, स्टेटिसिस नहीं है। ऑप्शन डी नहीं है, नहीं पूछा जा रहा, तो 3 ध्यान रखना, उससे रिलेटेड है और एक वो नहीं है। आगे है, मैच करना है। हंटिंगटन है, जोसेफ नाई है, सूजन स्ट्रेंज है, इमेल वॉलस्टीन है। तो वर्ल्ड सिस्टम है आपका इमेल वॉलस्टीन का, यानी डी का सेकंड आपका एक सही आंसर आ जाएगा। फिर हम मैच करते हैं, हंटिंगटन का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी सबको पता होगा। और जोसेफ नाई ने हार्ड पावर सॉफ्ट पावर की बात की थी, तो डी में आपका 4 हो जाएगा, बी में 4 हो जाएगा। और रिट्रीट ऑफ द स्टेट है सुजन स्ट्रेन का, तो इस हिसाब से आपका मैच कर दिया है मैंने, आप देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगला है, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लो, जो पता है वो मत लिखो, जो नहीं पता है वो लिख लो। मार्क्स निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते हैं? मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है, विचार भौतिक शक्ति की अन्योन क्रिया का प्रतिबिंब होता है, आधार अधिरचना का निर्धारण करता है, वस्तु सक्रिय और गतिशील होती है। तो ऑप्शन ए, मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है। अगला है, सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया, वह निम्नलिखित में से थी, तो किसकी रचना थी, कौन सी थी बुक? तो ये थी डायलॉग्स ऑफ प्लेटो, ऑप्शन बी डायलॉग्स ऑफ प्लेटो थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? प्लेटो का न्याय विधिक संकल्पना है? बिल्कुल नहीं। न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकायुसीन है, हाँ यही सही है, न्याय के लिए शब्द डिकायुसीन है। प्लेटो ने न्याय से तात्पर्य कथनी और करनी में सत्य और ईश्वर के व्यक्ति को ऋण चुकाना। प्लेटो का न्याय, प्लेटो ने न्याय के साथ में कथन और करनी के सत्य और ईश्वर और व्यक्ति के ऋण चुकाना नहीं। प्लेटो का न्याय था ना, जिस आप जैसे जिस बुद्ध जैसे उन्होंने हर मनुष्य में 3 बुद्धि बताई, विवेक, साहस और क्षुधा। तो जिस बुद्धि या जिस गुण में आपकी अधिकता है, उसी गुण के हिसाब से आप कार्य करो, यही न्याय है। ठीक है, उस समय कोई विधिक न्याय नहीं थी प्लेटो के टाइम में। आगे है, स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार। स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का क्या विचार है? तो लॉक का विचार है पूर्व राजनीतिक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सबका, हॉब्स का भी पूछा जाएगा, लॉक का भी पूछा जाएगा, तो आप एक जगह लिख लो, इनका सिर्फ क्या है, पूर्व राजनीतिक, और उनका हॉब्स का पूर्व राजनीतिक पूर्व सामाजिक। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन कथन सत्य है, अभिकथन सत्य है? द प्रिंस में गणतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए मांगे उपलब्ध कराने का विचार किया। डिस्कोर्सेस में जागीरों में राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखने के लिए अपेक्षाएं प्रतिपादित करना। द प्रिंस राजाओं की गुण गुणता से संबंधित है। द डिस्कोर्सेस में नागरिकों की मांगों पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है, तो यही सही है, सी। अगला है, यह किसने कहा कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है? मानव जो स्वभाव है सामाजिक संबंधों की समष्टि है, ये एम एन रॉय का कथन है। ऑप्शन नंबर बी 16 हो गया। आगे क्वेश्चन 17 में, अरविंदो मुक्तक किसके लिए विख्यात है? तो ये है लाइफ ऑफ डिवाइन, उनकी बुक है। नीचे है कथन कारण वाला क्वेश्चन है, प्लेटो का न्याय सही कार्य करने
की प्रवृत्ति का प्रतिपादन है, ठीक है। अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना, तो ये बिल्कुल आपको ये लग रहा है नहीं ना, तो फिर ए सत्य हो गया और आर गलत होगा, ठीक है। अब मैच करना है, फेडरिक हैक है, जॉन रॉल्स है, अमर्त्य सेन है, अरस्तू है। काफी इजी क्वेश्चन है, सबका जानते हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था, किनका, रॉल्स का, थ्योरी ऑफ जस्टिस। और ये है द पॉलिटिक्स हो गया आपका अरस्तू का। फेडरिक है क्या है, द रोड टू सर्फडम। अमर्त्य सेन न्याय का विचार है उनका। तो सबसे पहले ए में थर्ड, एक से भी आ जाता, बाकी तो हम मैच कर चुके हैं, देख लेना। आगे है, अरस्तु की कार्योत्पादक सिद्धांत में निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है। भौतिक कारण, औपचारिक कारण, अंतिम कारण और निमित्त कारण। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, भौतिक, ठीक है। भौतिक के बाद निमित्त, निमित्त के बाद आपका औपचारिक, फिर अंतिम कारण। आप ऐसा कर सकते थे, भौतिक को पहले और अंतिम कारण को बाद में भी कर सकते थे, तो भी अगर नहीं भी समझ में आता तो आप इस हिसाब से फर्स्ट और थर्ड को अगर लगा देते, सेकंड फोर्थ, मतलब फोर्थ और सेकंड में थोड़ी मतलब कंफ्यूजन भी होती, तब भी आपका सही हो जाता। अगला है, अब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तुलनात्मक राजनीतिक। देखो, निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण सिद्धांत से सर्वप्रथम लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ हुई है, ठीक है। लोकतंत्र और समाजवाद की, तो एलाइट सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर ए। एलाइट का सिद्धांत लोकतंत्र और समाजवाद की समीक्षा आरंभ की 20वीं शताब्दी के आरंभ में। समाज वैज्ञानिकों ने एलाइट का सिद्धांत की नींव रखी। निम्नलिखित में से किसने गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को एक दल सत्तावादी, एक दल बहुलवादी और एक दल सत्ताधारी से विभाजित किया। तो ये थे ला पलम्बरा और माइनर विनर। ला पलम्बरा और माइनर विनर दो प्रकार की दलीय पद्धति बताई है। कौन कौन सी, प्रतियोगी दल प्रणाली और अप्रतियोगी दल प्रणाली। उन्होंने प्रतियोगी दल प्रणाली तीन रूप में बताए, एक दल निरंकुश पद्धति, एक दल बहुलवादी, एक दल सर्वाधिकारवादी, ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती है। तो संघीय, फिर मैच करना है, संघीय संसदीय संघीय रिपब्लिकन, अध्यक्षीय संघीय रिपब्लिकन, संसदीय एकात्मक राजतंत्र, संसदीय संसदीय कम अध्यक्षात्मक एकात्मक रिपब्लिकन। तो सबसे पहले अब हम करेंगे इसमें देखो, संसदीय एकात्मक और राजतंत्र नहीं, संसदीय, ठीक है। संसदीय संघीय और रिपब्लिकन, यानी गणतंत्र हमारा ए में सेकंड, ए में सेकंड, ठीक है। तो यानी हमें ये और ये दोनों देखना पड़ेगा, ए में सेकंड, ठीक है। बाकी ये दोनों को एलिमिनेट करो, ठीक है। और है फिर बी में क्या, अध्यक्षीय संघीय और रिपब्लिकन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ये बी, ये हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। और बाकी हो जाएगा आपका संसदीय एकात्मक और राजतंत्र हो जाएगा आपका ब्रिटेन। और ये संसदीय का मध्यस्थात्मक एकात्मक रिपब्लिकन, ये फ्रांस हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम कर लेते हैं, ये ए का, ये बी का, ये, और ठीक है। आगे है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में राज्य न्यायालयों को सभी स्तर के न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। तो अमेरिका, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो संसदीय कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायी। अगला, केसी वेयर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संघीय पद्धति को अन्य संघीय पद्धति की जांच के लिए मॉडल पद्धति बनाया गया है। तो अमेरिकी संघीय पद्धति, ऑप्शन बी। नीचे है असर्शनिज्म का क्वेश्चन है, संकट की स्थिति के लिए अध्यक्षात्मक पद्धति उपयुक्त होती है, राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित होती है। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति की पदावधि वहां पे अध्यक्षीय में निश्चित होती है। दोनों सही है, और सही उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। अब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, आलमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता अधिक
अधिकतर निम्नलिखित में किसके राजनीतिक व्यवस्था से मिलती जुलती है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संगठन के संस्थानीकरण और प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास का संबंध मानते हैं? तो ये हंटिंगटन, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से निम्नलिखित किस संबंध में अलग है? द्विनागरिकता अलग है ना, तो देखो एक दो होगा इसमें, तो थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। अलग है पूछा जा रहा है। थर्ड, विशेष शक्तियाँ द्विनागरी हमारे में नहीं है, बाकी लिखित संविधान में है, और ये भी ठीक है। आगे चलते हैं। भारत, ये तो हो गया। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित हुई? तो बहुत इजी क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। यह किसने कहा कि भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रास में बना है? तो ये पॉल ब्रास का है। फिर से मैं एक बार कथन बोल रही हूँ, भारत का संविधान आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय और संत्रास से बना, ये पॉल ब्रास का कथन है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है? तो ये रोकता है आपका 31 का बी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन से संशोधन शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में बनाया? तो ये था, इसमें गलत है, 86वां था ना, 86वां संवैधानिक संशोधन था जो 2000 में जोड़ा गया था। कोई ऑप्शन नहीं, तो क्वेश्चन को ही एलिमिनेट कर दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है, बाकी सत्य होगा, एक सत्य नहीं होगा। आपातकाल स्थिति में प्रथम उद्घोषणा 62 में, जब चाइना का युद्ध हुआ था। द्वितीय, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, ये भी ठीक है। और ये वाला गलत, आपात स्थिति दूसरी स्थिति तीसरी, 78 वाला नहीं है, 77 में हुआ था, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत आती है, और ये आर्टिकल 131 में है, 131 में। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित जानी चाहिए? तो राज्य निर्वाचन आयोग, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होता है पंचायत चुनाव के लिए। और ये आर्टिकल ये भी रखना 243 का मैंने शॉर्ट्स के थ्रू ये पंचायत राज और नगर पालिका से रिलेटेड जो आर्टिकल है उसको डाल रखा है, आप कई बार देखना, क्योंकि उसके आर्टिकल भी पूछे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास सभी शक्तियां निहित होती हैं। देखो, हाँ, क्योंकि अध्यक्षात्मक, क्योंकि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, ठीक है, दोनों ए है, दोनों सही व्याख्या कर रहा है। हाँ, संवैधानिक प्रधान ये होता है, वास्तविक तो ये होता है, ठीक है। इसका बी भी हो सकता है, बोथ आर सही बट सही एक्सप्लेन, लेकिन आंसर ये यूजीसी नेट ने टी को दिया है, इसलिए आप ए पे ही जाना। देखो, भारत के राष्ट्रपति राज्य के संविधान प्रमुख होते हैं। हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, ये तो ठीक बात है। भारत के भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही क्रम क्या है? देखो, जाकिर हुसैन, राजेंद्र प्रसाद, शंकर दयाल शर्मा, वेंकटरमन। अब आपको सबसे पता है सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सेकंड को हम सबसे पहले रखेंगे, तब भी आपको नहीं भी पता हो, मतलब पूरी डिटेल में नहीं भी पता होता, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो उसको भी मैंने शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा है, जितने भी हमारे राष्ट्रपति हो चुके हैं, क्योंकि अब यूजीसी नेट में कई बार एग्जाम में सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस राष्ट्रपति चेंज हो जा रहा है, राष्ट्रपति का क्रम में आ रहा है, उपराष्ट्रपति का क्रम में आ रहा है, लोकसभा अध्यक्ष का आ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो ये सब जो मेन मेन है, तो उनको आप कई बार, जैसे आप सारा तो नहीं लिस्ट देख सकते हो, जैसे राष्ट्रपति तो कर सकते हो, वो बहुत दी है, लेकिन जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वो तो बहुत सारे हैं, तो वो नहीं कर सकते, तो स्टार्टिंग का और लास्ट का, या फिर बहुत जो मेजर काम हुए हैं, मेजर कुछ इवेंट हुआ था उस समय, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, उस तरीके का आप कर सकते हो। ये तो हो गया। भारतीय शासन में प्रमुख मुद्दे कौन है? भारतीय राजनीति को मांगेजन व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने कहा है? तो ये सुजैन रुडोल्फ ने किया है, ठीक है, लॉयड और सुजैन रुडोल्फ ने।
आगे है, जाति आधारित आरक्षणों को माना जाता है सकारात्मक भेदभाव। ठीक है। राजा धरे और नाम देवधरसल किस दलित आंदोलन के नेता थे? तो ये थे दलित पैंथर के। लॉयड और सुजैन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमार्कस माना। इससे क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति। लॉयड और सुजैन रुडोल्फ ने भारत में राज्य को पॉलीमार्कस माना है। इससे अभिप्राय विभिन्न रूपों और अभिविन्यास के व्यक्ति से है। लोक प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन है। संगठनात्मक सिद्धांत के क्षेत्र। संगठनात्मक सिद्धांतों को बनाते हुए गुलिक 14 सूत्री से प्रभावित था। ठीक है। उर्बिक प्रशासन के मतलब में कमेटियों के प्रयोग के संबंध में चेतावनी देता है। और फेओल का आदेश की एकता का सिद्धांत। गुलिक कार्य विभाजन के आधार पर कोई महत्व नहीं देता, तो नहीं दिया है, तो यही गलत। बाकी 1, 2 और 4 हो जाएगा। इसका सही पूछा जा रहा था ना। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार वैध अधिकार का आदेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसे व्यवहार्य होना चाहिए, ये सही नहीं है। आगे है, देखो चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार वैध अधिकार का आदेश के बारे में निम्न बातें हैं। यह संगठन के मतव्य के अनुकूल होना चाहिए, यह बुद्धिगम्य होना चाहिए, इसे व्यवहार्य होना चाहिए। ठीक है। इसमें क्या था? नहीं तो ये तो सही है ना, ये नहीं होगा ना, सी आंसर। क्या क्या है? ये संगठन के मत तक होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, ये व्यवहार्य होना चाहिए, यह मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्प्रेरित तो होना चाहिए, ये नहीं है। मौद्रिक दृष्टि से ये नहीं है। ऑप्शन सी। आगे है, मूने के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों को दिया जाना चाहिए। तो विकेंद्रीकरण, प्रत्यायोजन, अकेंद्रीकरण और वियोजन। तो ये प्रत्यायोजन। तो मूने के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों को दिया जाना चाहिए, प्रत्यायोजन कहलाता है। किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया? यह क्रियान्मुखी, उद्देश्यमुखी और प्रशासनात्मक पद्धति है। तो ये विडनर का है। एडवर्ड विडनर का है। डेविस नकमियास और डी एच रोजेन ब्लूम के अनुसार निम्नलिखित में सहभागिता अधिकारी तंत्र का तत्व नहीं है। उन्हें राजनीतिक स्वेच्छाचारिता से बचाने के लिए सिविल सेवा संघ बनाना। अगला है, निम्नलिखित में से किसने एक संगठन में जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा को प्रारंभ किया था? ये किया था चेस्टर बर्नार्ड। ऑप्शन सी। ठीक है। टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा पक्षधर है। सामंजस्य और सहकारिता। सामंजस्य और सहकारिता। टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा किससे है? सामंजस्य और सहकारिता। देखो अब इसमें आपको एलिमिनेट आराम से कर सकते थे। सीमित उत्पादन क्यों बोलेंगे? ठीक है। देखो सहकारी, सामंजस्य, ठीक है, सीमित उत्पादन, सीमित उत्पादन, सीमित उत्पादन जिसमें भी है उसको आप एलिमिनेट कर देते हैं ना। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समितियों को कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कृपलानी समिति, संथानम कमेटी, टेक चंद कमेटी, विवियन बोस समिति। तो सबका हम देख ही लेते हैं। इसका डी हो जाएगा। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। टेकचंद समिति 49 में है, कृपलानी समिति 53 में है, विवियन बोस समिति 62 में है और 64 में है संथानम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। ओम्बुड्समैन संस्था सर्वप्रथम सबको पता है, ये काफी बार एग्जाम में स्वीडन की है। अगला है, उत्तरदायित्व की चर्चा करते हुए फॉलेट कहते हैं कि प्रबंध करने वालों और जिनका प्रबंध किया जाता है के बीच अंतर लुप्त हो रहा है। ठीक है। संगठन में प्रत्येक व्यक्ति कार्य को अन्य कार्यों के अंतर आश्रित जानकर देखा जाए। तो इसका हो जाएगा, बोथ आर सही बट सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। दोनों कथन अपने में सही है बट
एक दूसरे से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित कमेटियों में से किसने पंचायत राज संस्थानों के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी? द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश अशोक मेहता ने किया था, ठीक है। और ठीक है, सिंघवी और ये सब कमेटी का मैंने क्रम में भी बता रखा है, तो कब कब कौन कौन, क्योंकि इस पंचायत से रिलेटेड जितनी भी कमेटियां हैं वो आपको क्रम में सजाने को आता है। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, सबसे पहले बलवंत राय मेहता आए थे, उन्होंने त्रिस्तरीय दिया था पंचायत राज को। और अशोक मेहता ने दिया था जिला पंचायत और मंडल पंचायत। अगला, निम्नलिखित कमेटी किस कमेटी की सिफारिश की थी कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो? तो ये दंते वाला, और इनका भी याद रख, दंते वाला कमेटी ने ये सिफारिश की थी ब्लॉक स्तरीय योजना। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 73 में प्रस्तुत किया था। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में निम्नलिखित में कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? तो ये थे वुड्रो विल्सन, ऑप्शन बी। बहुल में यथार्थवादियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है? तो राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाकर, ऑप्शन बी। फिर है, यह किसका कथन है कि युद्ध एक प्रकार से विदेशी नीति है? तो युद्ध एक प्रकार से विदेशी नीति है, ये कार्ल वॉन क्लोजेविंग्स का है, ठीक है। युद्ध एक प्रकार से विदेशी नीति है। आगे है, गुट निरपेक्षता जो कि भारत की विदेश नीति है, अभिप्राय है। तो ये स्वाधीनता और प्रत्येक मुद्दे को अपने राष्ट्रीय हित में देखना, ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए, ठीक है, भारत वैश्विक स्तर पर परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए तथा क्षेत्रीय स्तर पर वास्तविक न्यूनतम हानि के लिए। तो ये है आपका, दोनों सही है और सही व्याख्या है। भारत के विदेश मंत्रालय के निम्नलिखित मंत्रियों का सही अनुक्रम, देखो विदेश मंत्रालय से भी देखो पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आपका 2012 का यूजीसी नेट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, एस एम कृष्णा, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, स्वर्ण सिंह। तो इसका हम सब फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ठीक है। आगे चलते, देखो स्वर्ण सिंह थे 64 66, अटल बिहारी वाजपेयी 77 से 79, प्रणब मुखर्जी रिसेंट में थे, ये आप हाँ उससे बाद में ये थे ना एस एन कृष्णा। भारत के विदेश मंत्रालय के मंत्रियों का सही क्रम, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 63। इंडिया डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेश नीति का मुख्य पहलू माना जाता है क्योंकि इसमें परिभाषित किया गया है, क्या परिभाषित किया है कि भारत की सुरक्षा क्षेत्र में स्पर्शीय और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है, ऑप्शन सी। अगला है, अंतरराष्ट्रीय सामाजिक परंपरा को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों का इंग्लिश स्कूल, ठीक है। अगला है, ब्रिटेन वुड समझौता के द्वारा तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी, ब्रिटेन वुड समझौता के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की। तो ब्रिटेन वुड समझौता के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में यह समझौता हुआ था। विश्व बैंक की भी स्थापना इसी से हुआ है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन चार्टर मुख्यतः तो शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, आगे है आपका, भारत श्रीलंका समझौता का मुख्य प्रयोजन है तो सिंहाली और तमिल के बीच सजातीय विषयक संघर्ष समाप्त करना, ऑप्शन सी। आगे है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एपेक, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पता रहना चाहिए, तो क्या है इसका? देखो, क्षेत्रीय समूहों के प्रति अपेक्षाकृत सामान्य प्रवृत्ति का भाग, विश्व के आधे से अधिक जीडीपी इनके पास, सदस्य राज्य हैं जिनमें सत्तावादी शासन तथा लोकतंत्रात्मक शामिल है, तो सारा हो जाएगा डी। आगे है, शीत युद्ध के प्रति यूएस दृष्टिकोण मूल रूप से किसमें स्पष्ट किया गया है? तो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में स्पष्ट किया गया है।
क्या है शीत युद्ध, ये जितने भी डॉक्ट्रिन है ना काफी पूछा जाता है। मैं इसको भी आपको शॉर्ट्स के थ्रू जो मेरे पास नोट्स उसमें मैं आपको डाल दूंगी कि किस किस मार्शल प्लान में क्या, मुंड्रो डॉक्ट्रिन में क्या, निक्सन डॉक्ट्रिन में क्या, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो सारे डॉक्ट्रिन से रिलेटेड हैं वो आप एक जगह कर लेना, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। अब देखो, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भारत की राजनीति पर अध्ययन किया गया है? तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, ठीक है। तो देखो, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे नामक पुस्तक भारत की राजनीति का एक अध्याय है। यह पॉवेल अलार्मन का पुस्तक है, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक है प्रणव वर्धन। कौन से? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया। अगला है सूची 1 सूची 2 को मिलाना है हमें। मुस्लिम लीग की उद्गम या स्थापना, लखनऊ समझौता, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रवर्तित द्विराष्ट्र सिद्धांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, तो 28 में आया था। लखनऊ समझौता 16 में हुआ था, और ये हुआ था मुस्लिम लीग के उद्गम 1906 में, और जिन्ना का हुआ था 1940 में। तो इस हिसाब से आपका हो जाएगा बी, मतलब ए का सेकंड, तो एक से ही आपका आंसर आ जाता है। देखो, अब तो पहले एक से भी आता था, अब अगर आपको टफ क्वेश्चन करेगा, मैं तो फॉलोइंग में आपको 2 भी आएगा ना तो आप कर लोगे। मतलब अगर टफ क्वेश्चन है, ऐसे तो एक से भी हो जाता, बट अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो 2 आपको आना चाहिए इसमें। देखो, नीड ऑफ हायरार्की किन का है? ये है ग्राहम मैस्लो का नीड है। फिर है मोटिवेशन हाइजीन है आपका हर्जबर्ग का हो जाएगा। फिर दी एक्सिस्ट ऑफ क्लैक्स कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो हम देखते हैं यह वो हो जाएगा, ये तो रिक्स का हो जाएगा, और ये हो जाएगा। देखो, ए का थर्ड आपको एक से ही आ जाता, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का आपका सेकंड, और डी का फोर्थ, ठीक है। चलो, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय चौकसी आयोग की स्थापना, ये सतर्कता आयोग, देखो कैसे मतलब वर्ड को चेंज कर दिया है, तो 64, ठीक है। नाभिकीय युद्ध नीति क्षेत्र में मैड से क्या अभिप्राय है? तो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, देखो पहले जो 2018 से पहले तक ना 2012 से पहले तक तो एक पेपर यूजीसी नेट का ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव होता था। 12 से 18 तक 2 पेपर में आता था, फर्स्ट सेकंड पेपर में 50 और थर्ड पेपर में 75। और फिर जब 2018 से फर्स्ट पेपर तो आपको कॉमन 50 पहले भी आता था, अब आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आने लगा है। पहले 125 क्वेश्चन आपके अपने पेपर से आता था 2018 से पहले। तो ये आपको पीजीटी में काफ़ी हेल्प करेगा। किसी भी स्टेट से आप पीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। आपने देखा ही होगा, पूरी मेरी जो सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेशन वाली, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी प्रिपरेशन करने वाले होंगे उन तक मेरी वीडियो पहुंचाइए, जो भी आपके ग्रुप में उसमें भी आप शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।